हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो पसंद आया हो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंसेप्ट ऑफ 5S। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, आपको पता होगा कि जापान ने एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी 5S टेक्नोलॉजी, जिसको इम्प्लीमेंट करने से उन्होंने ये नोटिस किया कि उनका जो वर्क प्लेस है उसमें उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और उनके जो स्टाफ थे और वहाँ पे जो मैन पावर काम करती थी वो लोग बहुत खुश रहने लग गए। कंपनीज को भी प्रॉफिट होने लगा, एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट होने लगा, तो ओवरऑल सब लोग खुश थे। तो इस टेक्नोलॉजी को हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किया। तो देखते हैं कि क्या है ये 5S टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, 5S मतलब 5 डिफरेंट एस हैं और सब एस के अलग अलग मीनिंग है। जैपनीज में जो फर्स्ट एस है उसका मतलब है सीरी, हिंदी में कहेंगे छटाई करना और इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टिंग आउट। सेकंड एस का मतलब है सीतो, जिसको हिंदी में कहेंगे क्रमबद्ध करना और इंग्लिश में कहेंगे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तीसरा जो एस है उसका मीनिंग है सीसो, हिंदी में उसको कहते हैं प्रत्येक वस्तु को चमकाना और इंग्लिश में कहेंगे शाइन एवरीथिंग। फोर्थ एस जिसका मतलब है सिकेत्सु, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानकीकरण और इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। फिफ्थ लास्ट है वो है सित्सुके, जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्मानुशासन और इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है एक सर्कल लूप। ये 5S हैं, बट कौन सा एस पहले स्टेप पे इंप्लीमेंट होगा, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रखा है सर्कल लूप में। तो सबसे पहले जो हम एस इंप्लीमेंट करते हैं वो है सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट के बाद जो दूसरा एस हम इंप्लीमेंट करेंगे वो होगा सेटिंग इन ऑर्डर। थर्ड है शाइनिंग। फोर्थ एस है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन और फिफ्थ पे जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम सस्टेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टिंग आउट करेंगे, उसके बाद सेटिंग इन करेंगे, देन शाइनिंग, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड देन सस्टेन। तो इस तरह से ये पांचों लूप को हम इंप्लीमेंट करेंगे वन बाय वन और ये हमारा एक लूप बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है शॉर्टिंग आउट। तो चलिए दोस्तों, हम पता करते हैं कि क्या है शॉर्टिंग आउट। शॉर्टिंग आउट को हिंदी में जैसा मैंने आपको बताया इसको कहते हैं छटाई करना। छटाई कैसे करेंगे हम? आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं के बीच में जो छटाई करते हैं और अनावश्यक वस्तुओं को खत्म कर देना को हम शॉर्टिंग आउट करते हैं। जैसे कि वीडियो में देखिए, मैंने एक मैन कार्टून बनाया हुआ है। वो अपने वर्क प्लेस पे क्या कर रहा है, जो आइटम्स उसको चाहिए उसको उसने एक जगह रखा और जो आइटम्स उसको नहीं चाहिए उसको उसने दूसरी साइड में रखा। तो जो नीडेड आइटम्स हैं वो तो आपके यूज में आ रहे हैं, वो तो आपका रनिंग में है, और जो अननीडेड आइटम्स हैं उसको उसने फर्दर 2 पोर्शन में डिवाइड किया, जिसको एक में रेड टैग दिया और एक में येलो टैग दिया। अब दोस्तों, रेड टैग वाले कार्टून्स में जो आइटम्स हैं उसका मतलब ये है कि ये जो आइटम्स है ना, ये हमारे अब यूज में नहीं है। ये इसको या तो आप स्क्रैप कर दो, या इसको आप सेल कर दो, या इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, या इसको आप रिसाइकल कर दो। पर जो येलो टैग वाले आइटम्स हैं इसका मतलब ये है कि ये आइटम्स हमारे नीड में है, मगर उस टाइम पे नहीं है जिस टाइम पे हम इसको शॉर्टिंग आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि इसकी जरूरत तो है पर अभी के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, येलो टैग वाला जो आइटम्स है उसको हम लोग एक स्टोर रूम में जाके उस आइटम्स को रख देते हैं, सो दैट जब भी हमको फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको वहां से निकाल लें और उसको यूज में लें। फिर है हमारा रेड टैग वाला आइटम्स। अब दोस्तों, ये जो रेड टैग वाला आइटम्स है ना, उसके लिए हमने एक रेड टैग एरिया बनाया हुआ है। वो एक एरिया ही होता है जहाँ पे हम जो रेड टैग वाले आइटम्स होते हैं, कार्टन्स होते हैं, उसको हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। अब दोस्तों, इस आइटम्स का क्या करना है, उसके लिए हम एक मैनेजर रखते हैं और वो मैनेजर जो होता है उसकी रिपोर्टिंग करता है मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट के ऊपर जो जिसके पास पावर होगी वो ये डिसाइड करेगा कि इस जो नीडेड ये जो आइटम्स हैं जिनका हमें यूज में नहीं है, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसका हम क्या करें। तो वो लोग क्या करेंगे, अब उनका डिसीजन होगा, या तो उसको वो स्क्रैप में दे दें, या तो फिर उसको वो किसी नीडी बंदन पर्सन को दे दें, या तो उसका रिसाइकल यूज करके उसको दोबारा यूज में ला सके। ये सारा डिसीजन होता है वो उन मैनेजर्स के ऊपर और मैनेजमेंट्स के ऊपर होता है। तो इस वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि आपने एक स्टोर रूम बना रखा
रखा है। और ये जो येलो टैग वाले कार्टून्स हैं, इसके अंदर जो भी आइटम्स हैं उसको हमने इस स्टोर में जमा कर दिया, सबमिट कर दिया। और जब भी आपको इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होएगी, आप स्टोर रूम में जाओगे, उस पर्सन से आप बोलोगे कि हमको ये आइटम चाहिए, वो आपको दे देगा। और जब आपको उस आइटम की जरूरत खत्म हो जाए कुछ टाइम के बाद, आप दोबारा लाके उसको स्टोर में रूम में जमा करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यारो, आप घरों का भी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो सर्दियों में क्या होता है, हमारे पास कंबल की रिक्वायरमेंट होती है, हम कंबल यूज़ करते हैं। पर जब गर्मियाँ आती हैं तो हम उस कंबल को क्या करते हैं, हम उस कंबल को फोल्ड करके अच्छे से पैक करके उसको या तो कवर्ड में रख देते हैं या अलमीरा में रख देते हैं या उसको एक स्टोर रूम में जाके रख देते हैं, क्योंकि अब गर्मियों में तो उसका यूज़ आएगा नहीं। तो जब नेक्स्ट विंटर आए तो हम जाके वहाँ पे उस चीज़ को वापस ले आए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी चीज़ों की जो है केयर बहुत अच्छे से होएगी, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला जो यूज़ आइटम है वो मुझे उस जगह पे जाके मिलेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मेरे को पता चलेगा कि मैंने ये वाला चीज़ लास्ट टाइम यूज़ करके वहाँ पे रखा था, तो मैं सीधे वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से अपना मटेरियल लेके आ जाऊँगी। तो ये एडवांटेजेस है रेड टैग एंड येलो टैग आइटम्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एस जो हमारा होता है वो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसको हमने हिंदी में कहा है क्रमबद्ध करना। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को निरंतर रूप में निर्धारित स्थान पर रखते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो कार्यस्थल पर बची हुई आवश्यक वस्तुओं को सही तरीके से पूर्व निर्धारित स्थान पर रखना जो है सिस्टम के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सपोज कि वर्क प्लेस में जो भी हम असेंबल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। तो उस रॉ मटेरियल को उसको एक जगह दे दिया कि यहाँ पे इस वाले रूम में इस वाले प्लेस पे मेरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, और हमने ऊपर मेंशन कर दिया रॉ मटेरियल रूम। सेकंड है हमारा औजार, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हैमर हो गया, छोटी छोटी जो इक्विपमेंट्स हो गए, हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, नोज प्लायर हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी औजार हो गए। जो हमारे रिकॉर्ड हो गए, पेपर रिकॉर्ड हो गए, ऑफिस के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ों का हमने एक रूम बना दिया कि ये रिकॉर्ड रूम है, ऊपर हमने मेंशन कर दिया रिकॉर्ड रूम है। और फिर है मानक ड्राइंग। मानक ड्राइंग मतलब जो मशीन्स की टूल्स बनाते हैं, ड्राइंग होती हैं। एंड द लास्ट इज सेफ्टी इक्विपमेंट, जिसको कहा जाता है सुरक्षा यंत्र इत्यादि। फर्स्ट एड रूम हो गया। तो एक मेंशन कर दिया ना आपने कि यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, दिस इज माय रॉ मटेरियल रूम। और जो मतलब दिस इज माय इक्विपमेंट प्लेस, यहाँ पे मेरे इक्विपमेंट्स हैं, आपको पता है कि इस जगह पे मेरे इक्विपमेंट्स हैं, तो आप जाओगे और वहाँ से अपना इक्विपमेंट्स उठा के ले आओगे। देन आपको पेपर रिकॉर्ड चाहिए। सपोज कि मैंने क्वालिटी वालों से पूछा मुझे टेस्टिंग रिकॉर्ड दिखाओ, तो मुझे पता है कि इस वाले रूम में मेरे टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, इस वाले रूम में मेरे प्रोडक्शंस के रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया। तो ये एक सिस्टम से काम करना हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइड में मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो नोज प्लायर है, जो ये चाबियां हैं, जो हम चाबी यूज़ करते हैं ना, चाबी इनके नंबर्स होते हैं, वो सब नंबर्स को मैंने एक जगह रखा। इस नंबर की चाबी यहाँ पे है, इस नंबर की चाबी यहाँ पे है, ये हैमर है, ये नोज प्लायर है, ये स्क्रू ड्राइवर है। तो अगर आपको सपोज कि नोज प्लायर की जरूरत है, तो आपने वहाँ से अपना एक नोज प्लायर उठाया इस नंबर का, और उसको दोबारा जब आपने यूज़ कर लिया, आपने उसको वहीं जाके रख दिया, सो डैट अब दोबारा अगर आपको रिक्वायरमेंट हो या किसी और पर्सन को इसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ पे जाए और वहाँ से ले ले। तो इससे आपका क्या हो गया, टाइम सेविंग बच गया। किसी काम को करने के लिए जो टाइम लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, वो आपने रिड्यूस कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ यहाँ पे थी वो सिस्टम से वहीं पे पड़ी हुई है, आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो। और फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है एरो सिस्टमेटिक का। इसमें मैंने एक लोहे की आयरन की शेल्फ दे रखी है, और इन शेल्फ में मैंने 3 ड्रॉवर्स है, A1, A2, A3। सपोज कि A1 वाले ड्रॉवर्स में मैंने प्रोडक्शन की फाइल रखी हुई है, A2 वाली ड्रॉवर्स में क्वालिटी की है, एंड A3 में मेरा इन्वेंट्री स्टॉक है। तो अगर मैंने किसी से पूछा कि मुझे A2 वाली फाइल्स में से फाइल लेके आओ, तो मुझे पता है कि प्रोडक्शन की जो फाइल है वो मैंने A2 वाले ड्रॉअर में रखी हुई है, तो मैं जाऊँगा A2 वाली ड्रॉअर को खोल के उसमें से फाइल निकाल के और अपने मैनेजर या जिसने भी डिमांड किया उसको दिखा के दोबारा मैंने ला के उसमें रख दी। सपोज कि मैंने क्वालिटी का फाइल मांगा कि मुझे टेस्टिंग की रिपोर्ट ला के दो, क्वालिटीज़ की रिपोर्ट ला के दो, क्वालिटी क्या चल रही है कंपनी में। आपने A1 की रिपोर्ट निकाली, उसमें से फाइल निकाली और उसको रख के वहीं पे रख दी। तो आपने क्योंकि आपने मेंशन कर रखा था ना वहाँ पे
सिस्टम से कि ये वाली फाइल में E1 की फाइल में क्वालिटी रिपोर्ट्स है, E2 में प्रोडक्शन रिपोर्ट है, E3 में हमारा प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री स्टॉक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये चीज़ों की फाइल है। एंड आप नेक्स्ट जो है शेल्फ है, उसमें आप देखोगे कि 3 शेल्फ हैं, तीनों में ब्लू रंग की फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब आपने सपोज कि कोई से भी एक फाइल निकाल के और कहीं पे रख दी तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि वो कौन से शेल्फ से अपनी फाइल निकाली है। तो उसके लिए मैंने कलर टैग लगा रखा है। फर्स्ट शेल्फ में जो कलर टैग है वो ब्लू एंड येलो है, सेकंड शेल्फ में जो कलर टैग है वो रेड एंड ब्लू है, एंड थर्ड में जो है वो पिंक एंड ग्रीन है। सपोज कि मैंने सेकंड शेल्फ में से बुक निकाली, तो सेकंड शेल्फ में से जब मैं बुक निकालूंगी तो उस बुक के पीछे मेरा कलर टैग का स्टिकर लगा होगा रेड एंड ब्लू। तो जब मैं दोबारा उसको प्लेस करने जाऊंगी उस जगह पे शेल्फ पे, तो वो कलर टैग देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सेकंड शेल्फ में से निकाली गई बुक है और मैं उसको वहीं पे रख दूंगी। सिमिलरली C1, C2, C3 में जो प्रोडक्ट्स आपने जो सामान आपने रखा है वो आप उसको वहीं से ढूंढ सकते हैं और वहीं से निकाल सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स। द नेक्स्ट इज साइन। प्रत्येक वस्तु को समझाना। शाइन का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु को चमकाना। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें, मशीनों में ऑयलिंग करते रहें, जंग लगने वाले उपकरणों में पुर्जों में ग्रीसिंग करते रहें, ऑयलिंग करते रहें, धूल मिट्टी और गंध की रोकथाम के लिए साफ सफाई करते रहें, चलने वाले पथ पर कोई टूट फूट ना हो, कोई बाधा ना हो, इसके लिए आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो एक तो क्या होगा, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। दूसरी चीज ये कि जब आप किसी चीज को सफाई कर तो आपको चीजें समझ में आ जाती है। सपोज कि मैं एज एग्जाम्पल, मैंने अपने घर का एग्जाम्पल लिया, मैं अपने घर में वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए गई। मैं अपने घर में जब वॉशिंग मशीन मैंने साफ किया तो मैंने देखा कि जो उसका नीचे का स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, वो जंग खा रहा है। तो साफ सफाई करते करते मुझे एक चीज नोटिस में आ गई कि मैंने जो वो स्टैंड है लोहे का, वो जंग खा रहा है और वो कभी भी बारिश आएगी, वो कभी भी गिर सकता है, मेरी मशीन डैमेज हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, उसको पेंट करके, उसको रिपेयर करके उसको अच्छा कर सकती हूँ, उसको प्रॉपर एक शेप दे सकती हूँ, प्रॉपर एक कलर दे सकती हूँ, उसकी लाइफ टाइम बढ़ा सकती हूँ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप रेफ्रिजरेटर का ले लो। आप घर में रेफ्रिजरेटर की सफाई करते हैं तो क्या होता है, जब आप सफाई करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कभी कभी आपके बर्फ में, जैसे मेरा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आजकल बर्फ जम जा रही है। टेम्परेचर अगर आप रूम टेम्परेचर भी रख रहे हो तो भी उसमें बर्फ जम जा रही है। तो ये चीज़ें मुझे कब पता चली, जब मैंने अपनी फ्रिज की सफाई वगैरह की, तब मुझे ध्यान में आया कि यार मेरे फ्रिज में तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने क्या किया, उसको ठीक करवाया। मैंने उसको रिलेटेड पर्सन को जो उसको ठीक करता है उसको बुलाया, उसको ठीक करवाया। तो सिमिलरली वर्क प्लेस में होता है, अगर आप अपनी जगह को जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे साफ सफाई करोगे तो धूल मिट्टी आने के साथ साथ आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि किस मशीन में पार्ट पुर्जे जो हैं उसके वो लूज हो रहे हैं, कहीं कोई स्क्रू नट तो लूज नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई ऑयलिंग लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऑयलिंग लीकेज हुआ और आप फर्श पे हैं और कोई आया और कोई स्लिप कर गया तो आप एक्सीडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मशीन चला रहे हो और उसका स्क्रू और नट अगर लूज है तो कभी कभी एक्सीडेंट जो है वो हैपन हो जाते हैं। आप मतलब आपके साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर मशीन आपकी लूज है तो साफ सफाई करने से एक तो आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहता है, दूसरा आपकी प्रोटेक्शन रहती है, आपका सेफ्टी रहता है। तो साफ सफाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानकीकरण। सामान की मात्रा और जगह का निर्धारण करना, अपने कार्यस्थल का मानकीकरण करें तथा उन्हें लागू करें, छुपी हुई समस्याओं का पता लगाएं और उनका निवारण करें, विजुअल कंट्रोल करें। ये सब स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। आपको घर में आपके घर में जब आप जाते हैं तो आपकी मम्मा ने या आपकी वाइफ ने या जो भी पर्सन हो उसने आपको पहले ही बता रखा होता है कि ये पूजा रूम है, वहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं ऊपर पूजा रूम। तो इस रूम में बिना चप्पल के आपको नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा, टॉयलेट रूम में आप हैं, टॉयलेट रूम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वहाँ पे आपको टैब ओपन करके नहीं आना है। कोई सा भी आप जब बाहर निकले तो आप फ्लश चेक कर लें, अच्छे से टैब ओपन करके देख लें कहीं कुछ ओपन तो नहीं रह गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टडी एरिया है, आप वहाँ पे भी देखते हैं कि आपने जो स्टडी लैम्प है वो तो आपने कहीं ऑन नहीं कर रखी है। जब आप पढ़ रहे हो तो ऑन करो, जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसको ऑफ कर दो। आजकल कोविड का टाइम है तो
हम सबको ये गाइडलाइन है कि जब हमको बाहर जाना है तो हमको मास्क पहन के जाना है, हमको जब बाहर से अंदर आना है, घर में आते ही हमें हैंड वॉश करना है, हमें बाहर भी लोग एक बोर्ड लगा लेते हैं कि कृपया अपने जूते चप्पल बाहर रखें। तो एक रूल्स दे दिया जाता है, एक रेगुलेशन दे दिया जाता है जिसको हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, एक नाम की ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये आपको फॉलो करना ही करना है। तो सिंप्लीफाई द वे ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, define the best practices, develop procedures, schedules, and practices, continue to assess the use and disposal of items. Everyone follow the best practices, the best way comes under standardization. अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दूं आपको, तो जब हम रोड पे जाते हैं, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की बात करें तो उसमें दोनों एस जो है, शॉर्टिंग आउट भी हो चुका होता है उसमें, और उसमें वो शॉर्टिंग आउट भी हो चुका होता है उसमें, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी हुआ होता है। तो स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? इसमें 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन सिग्नल होता है। आपको पता है कि रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है? आपको वहाँ पे वेट करना है, आप यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है? नाउ द ट्रैफिक इज ऑन, यू स्टार्ट ड्राइविंग योर व्हीकल। ठीक है, तो आपने एक मार्क दे दिया ना कि ग्रीन का मतलब ये है, रेड का मतलब ये है। वैसे ही एक साइन बोर्ड लगा होता है प्रोहिबिटेड का, कि दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट गो देयर। तो प्रोहिबिटेड का एक साइन होता है। नो एंट्री का भी एक साइन बोर्ड होता है, आपको पता चल जाता है कि इस एरिया में हमको नहीं जाना है, यहाँ पे नो एंट्री है, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है क्योंकि वहाँ पे मेंशन है। आपको पता है आप स्ट्रेट चल रहे हो, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे यू टर्न आपको लेना है, बट वहाँ पे आप एक बार साइन बोर्ड देख लेते हो तो आप एकदम श्योर हो जाते हो कि हाँ, यहाँ पे यू टर्न है, अब मैं को यहाँ से यू टर्न में ले सकता हूँ। ठीक है, और एक हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया होता है, साइन बोर्ड होता है। इसका मतलब कुछ जगहों पे आप हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स के पास जाके आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो। स्कूल्स हो गया, स्कूल्स के पास जाके आप हॉर्न्स नहीं बजा सकते हो। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट हैं, वो सब सीरियस हैं, उनको नॉइस पॉल्यूशन से दूर रखना है। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन हो जाता है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे आपको हॉर्न अलाउ नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्डाइजेशन हो। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आत्मानुशासन। स्वयं अनुशासन में रहें और हाउसकीपिंग में भाग लें। अन्य लोगों को हाउसकीपिंग करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें यह सब अपनी आदत में शामिल करने को कहें। यारो, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन आत्मानुशासन है, ये हम सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं, ये हम अपने घरों में भी, ये हम अपने हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, ये सारे जगह पे अगर हम 5S को ऑबे करें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, हम घरों पे कैसे कर सकते हैं? हम अब एक एक बंदे को बोल सकते हैं, एक एक पर्सन को बोल सकते हैं कि देखो, आपको अपना स्टडी रूम साफ सुथरा रखना है, वहाँ पे मेंशन कर दो कि कौन सी रैक में कौन सी बुक्स रखी हैं, स्टैंडर्डाइज कर दो उस चीज़ को। है, मंदिर रूम में जाने से पहले आपको चप्पल बाहर रखना है, तो ये सारी आप स्टैंडर्ड कर दो, साफ सुथरा रखो अपने घर को, सिस्टम से रखो, शॉर्टिंग आउट कर दो। हमारे घर में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेकार होती हैं, जो यूज़ में नहीं आती हैं, तो अब उनको शॉर्ट आउट कर देंगे तो आपका घर भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सिमिलरली वर्क प्लेस में भी यही होता है, अगर आप उसको शॉर्टिंग आउट कर दोगे, उसको स्टैंडर्डाइज कर दोगे, उसको सिस्टम से करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ डिसिप्लिन आएगा कि आप खुद तो कर रहे हो, साथ के साथ आप दूसरे लोगों को भी नॉलेज शेयर करोगे कि या भाई ये 5S जो है, ये इसको आप फॉलो करो और आपको आउटपुट खुद मिल जाएगा। तो यारो, सेल्फ डिसिप्लिन में क्या होता है, हम लोग तो सब लोग इंडिविजुअल जो है वो 5S को फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल हम इसके ऊपर एक मॉनिटर करने के लिए एक बंदे को, एक पर्सन को हायर करते हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि इस पर्सन ने 5S को फॉलो किया है कि नहीं किया है, या ये उसको वो जो हमने रूल्स बनाए हैं वो उसको डिसऑबे तो नहीं कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पे हम जाते हैं तो हमारे पास रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट सब कुछ रहता है, हमको सब कुछ पता रहता है, अब हमें रुकना है, अब हमें चलना है, बट स्टिल हमने एक वहाँ पे ट्रैफिक जो ऑफिसर होता है, पुलिस होता है, उसको हम वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो देखता है, मॉनिटर करता है, 100 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं, जिनको बहुत अर्जेंट काम होता है, वो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर देते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। तो मॉनिटरिंग से क्या पता चलता है, आप उस पर्सन के पास जाओगे, आप उसको आप बताओगे कि आपने रूल ब्रेक किया, आप उसको पनिश करोगे, आप उस पर पेनल्टी, फाइन इम्पोज करोगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। तो सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आप खुद भी 5S को इम्प्लीमेंट करो और अपने साथ में जो आपसे रिलेटेड पर्सन है आप उनको भी समझाओ 5S को फॉलो करने के लिए, और इन सबके ऊपर एक
पर्सन जो है मॉनिटरिंग करने के लिए आप उसको रखो, ताकि वो सब लोगों को देख सके कि ये सारी चीज़ें 5S इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका कि 5S का इम्प्लीमेंट अगर आप वर्क प्लेस पे करो, स्कूल में करो, हॉस्पिटल्स में करो, घर में करो, इन सब को करने से आपको आउटपुट आपको नजर आएगा। आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हैपनिंग अच्छा लगेगा, आपको खुद काम करने में मज़ा आएगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका प्रमोशन होगा आपकी कंपनी का, घरों का भी लोग तारीफ करेंगे कि देखो उसका घर कितना नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं 5S, हम सबको फॉलो करना चाहिए, हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।